नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी और अहम जानकारी से करते हैं। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में नया अपडेट आया है और अब तक का सबसे बड़ा सबूत जीआरपी के हाथ लगा है। जी हां, जीआरपी को अब तक का सबसे बड़ा सबूत मिला है। जीआरपी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध युवक नजर आया है। युवक की हरकत से जांच एजेंसियों का शक गहरा गया है। पजामा और टोपी पहने ये संदिग्ध युवक था। प्लेटफॉर्म 1 पर हुए ब्लास्ट के समय वहां मौजूद था युवक, लेकिन ब्लास्ट के बाद बेचैन दिख रहा था ये युवक। कभी ब्लास्ट स्थल पर जाता तो कभी सीढ़ियों के पास सीढ़ी पर युवक ने 10 मिनट तक बातचीत भी की। बातचीत के बाद स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पर चढ़ा युवक और युवक की तमाम हरकत सीसीटीवी कैमरे में वहां कैद हो गई है। जांच एजेंसियां युवक को ट्रैक कर रही हैं। जीआरपी ने जांच एजेंसियों को ये सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा है। तो देखिए, दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में ये बड़ी अहम जानकारी जीआरपी को मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सीसीटीवी में एक संदिग्ध नजर आया था। युवक की हरकत से जांच एजेंसियां शक में आई थी और अब उसको ट्रैक किया जा रहा है। और विपिन हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, क्या जानकारी मिल पाई, कौन था युवक और जांच कहां तक पहुंच पाई अभी? जी, सबसे पहले ये बता दूं कि जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो ये शंका जाहिर किया जा रहा था कि जो ब्लास्ट जो पार्सल आया था उसका रिसीवर था कि नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल था, और रिसीवर था तो वो कौन था, वो शख्स कौन था, उसको चिन्हित करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जीआरपी थाना के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे को जब खंगाला गया तो ये स्पष्ट हो गया कि जो उस समय ब्लास्ट हुआ था एक संदिग्ध शख्स था वहां पे मौजूद, जो मॉनिटरिंग कर रहा था और लगातार बेचैन था उस घटनाक्रम को देखने के बाद। और जिसके मोबाइल टावर को ट्रैक करने के बाद ये भी स्पष्ट हो गया, उसका नंबर भी एजेंसी को मिल गया है। तो तात्काल जो ये बताया जा रहा था कि उसका रिसीवर यहाँ नहीं था, मोहम्मद जो सुफियान के नाम से यहाँ पे आया हुआ था, वो मौजूद था कि नहीं। तो ये अब जो आशंका है वो विपिन, क्या ये रिसीवर हो सकता है? जो शख्स सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध नजर आया है, क्या ये रिसीवर हो सकता है? इसकी हरकतें वैसी थी? निश्चित तौर पर जिसने हमने जीआरपी से जो कल हमारे सूत्र जो जीआरपी उनके द्वारा जो बताया गया, ये निश्चित तौर पर रिसीवर ही था जो वहां पहले से मौजूद था। और ब्लास्ट चूंकि जो जीआरपी गेट है सामने से वहां से इन करता है और इन करने के कुछ देर के बाद ही वो विस्फोट हो जाता है। उसके बाद से वो लगातार बेचैन रहा और जगह जगह स्टेशन पर घूमता रहा और लगातार वो किसी से फोन पर। अब सवाल ये भी उठ रहा है, अगर ये रिसीवर हो सकता है तो मोहम्मद सुफियान भी हो सकता है। ये जो जानकारी अभी तक मिली है, जिस तरह का हुलिया बताया जा रहा है, उसके अनुसार जीआरपी के सूत्र उसे मोहम्मद सुफियान ही मान के अभी तक चल रहे हैं। और उसके मोबाइल को ट्रैक कर जो है उसको हिरासत में लेने या गिरफ्तारी कहे तो अभी प्रक्रिया चल रही है। सारे सीसीटीवी फुटेज जो थे वो सील करके एजेंसी को सौंप दिया गया है जीआरपी के द्वारा। बिल्कुल, तो बड़ी और अपडेट जानकारी आपको दरभंगा ब्लास्ट मामले से दे दें हम। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एक संदिग्ध नजर आया सीसीटीवी कैमरे में और उसकी हरकतों को देखकर जांच एजेंसियों को शक हुआ है। जहां पर यह धमाका हुआ वहां पर यह काफी देर तक खड़ा भी रहा। उसके बाद प्लेटफॉर्म 1 पर जब धमाका हुआ, ये मौजूद था, सीढ़ियों पर जाता है और बात करता है फोन पर। उसके बाद किसी दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। तो ये शक जताया जा रहा है कि रिसीवर हो सकता है, मोहम्मद सुफियान हो सकता है। और अब जांच एजेंसियां इस शख्स को ट्रैक कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन। और एक बड़ी खबर दरभंगा मामले से जुड़ी हुई। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के पीछे बड़ी आतंकी साजिश और इसके तार जो हैं आईएसआई से जुड़े होने के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। साजिश में शामिल संदिग्धों के बिहार, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से होने की वजह से जांच की जिम्मेदारी अब एनआईए को सौंपी जा सकती है। जल्दी एनआईए को मामले को सौंपे जाने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि बीते 6 दिनों की जांच में पार्सल ब्लास्ट का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में हुए इस ब्लास्ट का कनेक्शन पहले तेलंगाना, फिर झारखंड और इसके बाद उत्तर प्रदेश होते हुए अब जम्मू कश्मीर तक जा पहुंचा है। और अमित हमारे सहयोगी पटना से सीधे हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अमित, हैरान करने वाली एक खबर है और सबसे बड़ी बात कि अब इसके तार जो हैं पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, आईएसआई से जुड़ रहे हैं। क्या साक्ष्य मिले हैं? देखिए, बिल्कुल अनूप, जो जांच एजेंसियां लगातार जो जांच कर रही है उसके अनुसार ही जो ये बातें जो सामने आई है कि
जम्मू कश्मीर जो है वहां से ये तार जुड़े हुए हैं और आईएसआई जो है जो लगातार जो है कश्मीर में अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव रखता है, तो उससे जो है ये संबंध जो है वो पाया गया है। और जो रेल पुलिस जो है जीआरपी दरभंगा की जो टीम है जो है वो सिकंदराबाद और मुजफ्फरपुर में जो लगातार अनुसंधान कर रही है। जो यहाँ से रेल के एक डीएसपी रैंक के अधिकारी जो गए तो उन्होंने जब अनुसंधान किया तो ये बातें सामने आई कि मोहम्मद सुफियान जो है उसके तार जो है वो मोहम्मद जावेद से जुड़े हुए थे। मोहम्मद जावेद वो शख्स है जो कश्मीर में जो है आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के मामले में फरवरी माह में जो है गिरफ्तार हुआ है। बिहार एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया और उसके बाद जब उन पहलुओं को जब एटीएस ने खंगाला है, बिहार एटीएस और जो रेल पुलिस जो है जब उन्होंने खंगाला है तो ये बात सामने आई है कि ये पूरा नेक्सस जो है, ये पूरा तार जो है वो पाकिस्तान की जो जांच एजेंसी है आईएसआई उनसे इनके तार जुड़े हुए हैं। और अब जो तेलंगाना एटीएस है, तेलंगाना पुलिस जो है वो इस पूरे मामले को क्रैक करने में लगी हुई है कि और कौन कौन लोग जो हैं वो शामिल हैं इस पूरे ब्लास्ट के मामले में और इनके तार जो है वो आगे कहां तक जाते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है जिसको खंगालने की कवायद जो है वो जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। अमित, एक बात तो साफ हो गई है, अगर जो मामला है अगर आईएसआई का हाथ इसमें है अमित, तो मान लिया जाए कि ये लोग बिहार में कोई कुछ बड़ा करना चाह रहे थे, बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे और शायद सेफ एंड साइड बिहार को अपना जगह बना रहे थे, सेफ जोन बना रहे थे, अगला टारगेट बिहार होगा, ऐसा मान लिया जाए। देखिए निश्चित तौर पे चूंकि हम बता रहे थे कि ये पूरा जो धमाका हुआ इसमें जो तार हैं वो 3 राज्यों से जुड़े हुए हैं, एक बिहार, दूसरा यूपी और तीसरा जो है वो तेलंगाना से। तो अभी जो जांच एजेंसियों से जो जानकारी मिली, आधिकारिक सूत्र जो है उन्होंने इस बात को पुख्ता किया है कि ये बिहार जो है वो सेफ जोन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था। क्योंकि बिहार का जो सीमावर्ती इलाका है एक नेपाल से लगा है, एक बांग्लादेश से लगा है, तो ऐसे में आतंकी जो स्लीपर सेल्स है उन्हें यहाँ एक्टिव किया जाता और इसके बाद ये धमाका जो है वो दूसरे राज्य में करने की जो है वो तैयारी थी। हालांकि आधिकारिक सूत्र जो है वो खुल के बहुत कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन उनके तरफ से एक संकेत जरूर दिए गए हैं कि ये जो धमाका जो होना था वो यूपी में होना था। यूपी में टारगेट पे कौन थे, कहाँ ये धमाका होना था, इसकी जानकारी जो है वो हासिल किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसी लगातार काम कर रही है और यही वजह है अनूप कि यह पूरा मामला जो है अब एनआईए को सुपुर्द करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। जल्द ही एनआईए जो है इस पूरे मामले को हैंडओवर उनको किया जाएगा और एनआईए इस मामले में एक नया एफआईआर दर्ज करके पूरे मामले की अनुसंधान करेगी और कई बिल्कुल एनआईए जांच करेगी तो तमाम बातें भी साफ होगी। लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है आईएसआई का हाथ इसमें हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से दरभंगा ब्लास्ट मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, अपडेट के लिए हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। एनआईए ने पटना और जहानाबाद के नक्सलियों के कब्जे से बरामद हथियार और विस्फोटक मामले में जांच शुरू कर दी है। हार्डकोर नक्सली परशुराम सिंह उर्फ नंदलाल जी के घर पर एनआईए की टीम पहुंची, ये रिपोर्ट देखिए। एनआईए की टीम पहुंची बिस्टॉल गांव। नक्सली नंदलाल के घर एनआईए की टीम। नंदलाल के घर मिले थे विस्फोटक। पटना और जहानाबाद में नक्सलियों के कब्जे से बरामद अवैध हथियार और विस्फोटक मामले में एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। जहानाबाद के कडौना ओपी के बिस्टॉल गांव में हार्डकोर नक्सली परशुराम सिंह उर्फ नंदलाल के घर पर एनआईए की टीम पहुंची। जहानाबाद पुलिस के साथ एनआईए की 3 सदस्यीय टीम ने परशुराम सिंह के घर और बागीचे का भी बारीकी से निरीक्षण किया। दरअसल 31 मार्च को एसटीएफ ने बिस्टॉल और पटना में छापेमारी की थी। टीम ने परशुराम सिंह समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। साथ ही उनके ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिले थे, जिसके बाद विशेष कोर्ट की पहल पर 21 जून को जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया। हम लोग के यहाँ कडौना ओपी क्षेत्र अंतर्गत जो इस ग्राम बिस्टॉल है, इसमें एक उग्रवादी को हम लोगों के द्वारा हथियार के और उसके बम के जो निर्माण सामग्रियाँ हैं उनके साथ में गिरफ्तार किया गया था। तो उसी के संबंध में सेंट्रल एजेंसी जो है पूछताछ के लिए आई। इधर गिरफ्तार नक्सली परशुराम सिंह के भाई ने अपने दोनों भतीजों की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए। पूरा गांव उग्रवादी के नाम से मशहूर है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये जो बच्चे लोग को पकड़ के ले गए, बच्चा लोग तो दोषी नहीं, चोर तो हम हैं।
बरामद हथियार और विस्फोटकों को लेकर पुलिस काफी गंभीर है। एनआईए की टीम इस जांच में जुटी है कि आखिरकार नक्सलियों ने किस मकसद से पटना जहानाबाद में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक जुटाए थे। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से रागिब अहसन की रिपोर्ट। हाजीपुर के दामोदर नगर मोहल्ले में छेड़खानी को लेकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई, लेकिन मारपीट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि युवक जब दामोदर नगर मोहल्ले में पहुंचता है तब उसे लोग रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, जिसके बाद एक युवक से उसकी भिड़ंत हो जाती है और इस दौरान दोनों के बीच जमकर मारपीट होती है। मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। इस मामले में पीड़ित महिला ने महिला थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। सुचित्रा जी ने आवेदन दिया था और अभी उस पर अनुसंधान जारी है। अभी हम इस तरह का आवेदन था? इनका आवेदन था कि एक रवि प्रकाश नाम के हैं अफसारगंज के, जिन्होंने इनके साथ छेड़खानी है, उसी में भी अनुसंधान चल रहा है। किशनगंज के टाउन एसएचओ अश्विनी कुमार की 9 अप्रैल को हत्या मामले में अब तक कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से 5 को जेल भेज दिया गया तो 5 मुख्य आरोपियों को गुप्त ठिकाने पर रखकर पूछताछ की जा रही है। एसपी ने बताया कि इस मामले में कई और नाम सामने आने की संभावना है। गोपालगंज में एक युवक को प्रेम विवाह करना महंगा पड़ गया। लड़की के घरवालों ने पहले प्रेमी युवक की जमकर पिटाई की, पर उसके शरीर पर चाकुओं से कई जगह वार कर उसे जख्मी भी कर दिया और लड़की को अपने घर लेकर चले गए। पीड़ित युवक ने सोशल मीडिया पर शादी करने और चाकू मारने से घायल होने का वीडियो शेयर किया है। घटना बरौली के कहला रमई राय के टोला गांव की है। पीड़ित युवक का नाम गोलू कुमार है। गोलू का पास के गांव की युवती से मिस कॉल से प्रेम हुआ और फिर उसने मांग में सिंदूर भरकर युवती से शादी कर ली। वीडियो में आप देख सकते हैं कि युवक ने लड़की की मांग में सिंदूर भी भरा और फिर लड़की ने उसके पैर भी छुए, लेकिन ये प्रेम विवाह लड़की के घर वालों को नागवार गुजरा। फिर क्या था, लड़की के भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले गोलू की पिटाई की और फिर चाकू मारकर उसे जख्मी भी कर दिया। फिलहाल पीड़ित युवक के बयान पर बरौली थाने में 4 नामजद और 3 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। हम घर पर ले आकर रखे थे, वो आकर उनका भाई मेरे को चाकू मार दे, इधर एक का अमन नाम है, एक का रोहित नाम है और 2-3 ऐसे था, तो हम लोग का नाम नहीं जानते हैं। पति और पत्नी के बीच जब किसी तीसरे की एंट्री होती है तो अंजाम बेहद खौफनाक होता है। ऐसा ही एक कत्ल के मामले से पर्दा उठाते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच ने 4 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। पति, पत्नी और वो, पति की नाराजगी, आशिक पर कहर, आखिर में हुई चूक और बेनकाब हुआ कातिल। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की गिरफ्त में दिख रहे ये चारों बिहार के रहने वाले हैं। इन पर गांव के ही एक व्यक्ति की हत्या का आरोप है, जहां पत्नी के साथ अवैध रिश्ते से नाराज पति ने उसके आशिक को बिहार से मुंबई बुलाया और बेरहमी से हत्या कर दी। सबूत छिपाने के लिए शव को पानी की टंकी में फेंककर उस पर 25 किलो नमक डाल दिया। जो मेन एक्यूज है वो पिछले 5 साल से बॉम्बे रह रहा है। उसकी बीवी जो मधुबनी रहती है, जो मिसिंग पर्सन है वो भी उसी गांव का है और लास्ट 1 ईयर से उनमें अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से ये बेचैन था बॉम्बे में एक्यूज। जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र मंडल की पत्नी के साथ राजेश चौपाल का प्रेम संबंध था। जब सुरेंद्र को पता चला तो गुस्से में आकर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच डाली और राजेश को मुंबई बुलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मर नहीं रहा था, इसलिए उसने चाकू से उसका गला काट लिया। काटने के बाद उसका जो डेड बॉडी है वो ग्राउंड फ्लोर के यहाँ पे एक पानी का टंकी है सीमेंट का, उस टंकी में उसने एक जगह पे छिपा दिया। 14 जून से लापता राजेश जब घर नहीं पहुंचा तब घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए छानबीन शुरू की तो पता चला कि मृतक CST गया था, जहां से उसका अपहरण कर निर्माणाधीन मकान में ले जाकर उसकी गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। तो ये चारों आरोपी कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर वर्क करते हैं और
इनको अगला पीसी रिमांड 24 जून तक मिला हुआ है। कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून से वो बच नहीं सकता। ऐसा ही हुआ है इस मामले में भी, जहां मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने हत्या के गुत्थे सुलझाते हुए हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। न्यूज 18 के लिए मुंबई से विनोद दुबे के साथ अमित राय की रिपोर्ट। और बात गंगा के रौद्र रूप की। भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा के तेज धार से दक्षिणी तट पर बसे गांव कटने के कगार पर पहुंच गए। सबौर प्रखंड के रजनंदीपुर पंचायत के बाबूपुर और संत नगर समेत आसपास के गांव को NH 80 से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग गंगा के तेज कटाव की चपेट में आ गया। यह सड़क 200 मीटर से भी ज्यादा अधिक गंगा में समा गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क किस तरह से कट कट कर गंगा में समाती जा रही है। गंगा की धार ने धीरे धीरे सड़क को नीचे से पूरी तरीके से खोखला कर दिया है। सड़क कटने से ग्रामीणों का NH 80 से संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों में दहशत है कि कहीं इनका घर भी कटाव की चपेट में ना आ जाए। वहीं अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कटाव रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। बोल दे गंगा माई की जय। अभी हम खड़े हैं सबौर प्रखंड के रजनदीपुर पंचायत स्थित संत नगर जो पथ है, यहाँ का रजनदीपुर संत नगर पथ, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा का रौद्र रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो कटाव है काफ़ी तेजी से हो रहा है। सड़क जो बनी हुई थी यहाँ पर वो पक्की सड़क को पूरी तरीके से कटाव में बह चुकी है और 200 मीटर लगभग यहाँ से ज़्यादा यहाँ पर कटाव हो चुका है और जो पक्की सड़क बनी हुई थी वो गंगा में विलीन हो चुकी है। और यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी भयभीत हैं। लोगों का कहना है कि अब उनके घर का क्या होगा। वहीं कहीं से भी कोई सरकार की ओर से कोई पहल यहाँ पर जियो बैग देने की जो बात होती है या कटाव रोधी काम होता है वो यहाँ पर होता नजर नहीं आ रहा है। हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं कि क्या हाल है यहाँ पर और क्या देख रहे हैं, क्या हाल है आप लोग का यहाँ पर। यहाँ पे कटाव का बहुत एक्सेस जा रहा है। अब किस रास्ते से जाएगा ये गांव वाले को पता नहीं है। अगर दूसरा रास्ते नहीं है कोई जाने का। कितना आबादी यहाँ पर? आबादी इस संत नगर में 100 घर है। बाबा क्या कटाव कैसा हो रहा है? पहले कटाव सर इधर से जो कटा जमीन पर ले तो है हम लोग से खेलो कमेलो से आहे कटी का फिर हमरा से नजर में हमरा से रहे सर। कोई देखने वाला कोई सरकार भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं करना चाहिए। अभी कटाव हो रहा है, प्रशासन की ओर से कोई देखने आया? ना आज तक नहीं। कैसे रहते हैं यहाँ पर? डर के मारे सर हम लोग बहुत इसमें विराम में हो रहे हैं। गंगा नदी में यहाँ पे रहने के लिए शरण में है सर, क्योंकि हम लोग रहे आज 3 साल से। कोई भी MP विधायक MP आता है उनको भी कहते हैं हम लोग, लेकिन हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हम लोग का नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अधिकारी कुछ CO आए थे, उन्होंने देखा जरूर, लेकिन जो कटाव रोधी काम इसको रोकने के लिए काम होना चाहिए वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है और ग्रामीण दहशत में है कि अगर उनका गांव कट जाएगा तो आखिर वो कहां जाएंगे। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। बुलेटिन में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।